Hey everyone, welcome to Sense Gain. So today we are going to study Marketing Chapter 1 Product of Class 12. So let's get started. So first of all, प्रोडक्ट होता क्या है? तो चलिए देखते हैं कि प्रोडक्ट होता क्या है. According to Philip Kotler, product is anything that can be offered to someone to satisfy a need or a want. यानी प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है जो कि हम किसी को ऑफर करें टू सेटिस्फाई अ नीड और वांट. And according to William Stanton, product is a complex of tangible and intangible attributes including packaging, color, price, prestige and services that satisfy needs and wants of people. यानी प्रोडक्ट एक टैंजिबल और इनटैंजिबल एट्रीब्यूट्स का मिक्सचर होता है जो कि पैकेजिंग, कलर, प्राइस, प्रेस्टीज एंड सर्विसेज को इंक्लूड करते हुए किसी पर्सन की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करता है. एंड नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के 6 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट, कोर प्रोडक्ट. सेकेंड, एसोसिएटेड फीचर्स. थर्ड, ब्रांड नेम. फोर्थ, लोगो. फिफ्थ, पैकेज एंड सिक्स्थ, लेबल. तो कोर प्रोडक्ट क्या होता है? कोर प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट का बेसिक एलिमेंट होता है. मतलब उस प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, वो उसका बेसिक एलिमेंट कहलाता है. जैसे कि हम डव सोप का एग्जांपल लेते हैं. डव सोप में जो कोर कंपोनेंट होता है वो होता है सोप. और उसके अलावा हर सोप्स में अगर उसका डिफरेंस देखें तो सोप्स तो नॉर्मल उसका बेसिक कंपोनेंट तो सोप होता है. एंड अलग अलग सोप्स जैसे डव हो गया, लाइफ बॉय हो गया, तो डव का कलर वाइट होता है एंड लाइफ बॉय का कलर रेड होता है. तो उसका बेसिक कंपोनेंट जो है वो सोप है. एंड नेक्स्ट, एसोसिएटेड फीचर्स. एसोसिएटेड फीचर्स वो होता है जैसे किसी भी कोर इंग्रेडिएंट के अलावा जो फीचर्स उसमें होते हैं उसे हम एसोसिएटेड फीचर्स कहते हैं. जैसे कि फिर से हम डव सोप का एग्जांपल लेते हैं. जैसे डव सोप में उसका फ्रेग्रेंस, उसकी मॉइस्चराइजिंग एबिलिटी, उसका वाइट कलर, ये सब उसके एसोसिएटेड फीचर्स हैं जो कि उसे डिफरेंट बनाते हैं अदर सोप से. एंड नेक्स्ट, ब्रांड नेम. ब्रांड नेम, a brand is defined as a name, term, symbol, design, or a combination of them which is intended to identify the goods and services of one seller and to differentiate them from those of competitors. A trademark is a brand with legal protection, thus ensuring its exclusive use by one seller. ब्रांड नेम वो होता है जो कि एक नेम, टर्म या सिंबल से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं जिससे जो सेलर होता है वो अपनी ब्रांड को अलग दिखा सके, मतलब अपने प्रोडक्ट को अलग दिखा सके, इसीलिए वो एक ब्रांड नेम रखता है. जैसे फिर से एग्जांपल लेते हैं डव का. तो डव अपना ब्रांड शो करने के लिए उसका ब्रांड है डव, जिससे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. जैसे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जैसे अलग अलग टाइप के सोप्स हो गए या अलग अलग टाइप के फ्रिज हो गए या कोई भी प्रोडक्ट जो होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट हम कैसे करते हैं? उनके ब्रांड नेम से. जैसे टीवी, फ्रिज, ये सब होते हैं. जैसे एलजी के टीवी आती है और सैमसंग की टीवी आती है, तो हम उसके ब्रांड नेम से उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कौन सा लेना है. एंड नेक्स्ट, लोगो. It is the brand mark or symbol and an essential aspect of the product extending its supports to the brand effectively. लोगो जो होता है वो भी एक मार्क और सिंबल होता है. मतलब जैसे पूमा का लोगो होता है, तो वो जो लोगो होता है, लोग उसके लोगो को देख के अपने माइंड में एक पिक्चराइज्ड हो जाता है वो ब्रांड लोगो को देख के. तो इसीलिए लोगो इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट एक्सटेंडिंग इट सपोर्ट्स टू द ब्रांड इफेक्टिवली. दैट मीन्स प्रोडक्ट एक बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट है प्रोडक्ट का जो ब्रांड को सपोर्ट करता है. दैट मीन्स अगर किसी को पूमा ब्रांड के बारे में नहीं पता है तो वो उसके लोगो को देख के पहचान सकता है. नेक्स्ट, पैकेज. It is another important component of the total product personality, particularly in packaged consumer product. The package performs three essential roles: ensures protection to the product, provides information about the product, increases aesthetics and sales appeal. प्रोडक्ट
पैकेज जो होता है वो पूरे प्रोडक्ट की पर्सनालिटी पूरा डेवलप करता है. दैट मीन्स हमने प्रोडक्ट तो बना लिया और उसकी बाहर की जो पैकेजिंग है हम उसको ऐसे करेंगे कि वो देखने में अट्रैक्टिव लगे जिससे कस्टमर्स जो है उसको ख़रीदें. तो ये पैकेज जो होता है वो प्रोडक्ट की टोटल पर्सनालिटी को डिफाइन करता है. एंड पैकेज परफॉर्म्स 3 एसेंशियल रोल्स. एंश्योर्स प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट. ये पैकेज जो होता है वो प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट. एंड जो पैकेज के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन गिवन रहती है वो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. एंड इंक्रीजेस एस्थेटिक्स एंड सेल्स अपील. और पैकेज जो होता है वो प्रोडक्ट की एस्थेटिक्स इंक्रीज करता है. दैट मीन्स वो उसको अट्रैक्टिव दिखाता है. एंड सेल्स अपील. एंड जो सेल्स होती है वो पैकेज के ही अकॉर्डिंग इंक्रीज करती है. नेक्स्ट, लेबल. It is the part and parcel of packaging. It provides written information about the product, helping the buyer to understand the nature of the product, its distinctive features, its composition, its performance. एंड जो लेबल होता है वो पैकेज का ही पार्ट होता है, पार्सल ऑफ अ पैकेज का पार्ट होता है. दैट मीन्स हमें जो रिटन इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट की वो बायर को समझाने में मदद करती है कि इस प्रोडक्ट का नेचर कैसा है. दैट मीन्स जैसे बहुत से प्रोडक्ट्स के ऊपर रेड डॉट एंड ग्रीन डॉट बने होते हैं तो वो उसका रिटन इंफॉर्मेशन होता है कि ये वेज है कि नॉन वेज है. तो इसी के अकॉर्डिंग लेबल से हम उसकी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, नेचर जान सकते हैं कि वो प्रोडक्ट कैसा है. एंड नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट. फर्स्ट, प्रोडक्ट इज़ वन ऑफ द कोर एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स. मतलब मार्केटिंग मिक्स का प्रोडक्ट जो है वो कोर एलिमेंट है. जैसे मैंने बताया था कि कोर एलिमेंट क्या होता है. कोर एलिमेंट वो बेसिक एलिमेंट होता है जिस पे प्रोडक्ट डिपेंड करता है. वैसे ही मार्केटिंग मिक्स में दैट मीन्स मार्केटिंग करने के लिए हमें सबसे पहला चीज़ क्या चाहिए, वो है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट नहीं होगा तो हम मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे. सेकेंड, various people view it differently as consumer, organization and society have different needs and expectations. That means जो अलग अलग लोग होते हैं वो प्रोडक्ट को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं. जैसे कि कंज्यूमर हो गया तो कंज्यूमर देखता है कि वो इस प्रोडक्ट को अपने नीड्स और वांट्स के हिसाब से ख़रीद रहा है. मतलब वो अपने इंडिविजुअल नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से ख़रीद रहा है. एंड ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट को इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि वो उनके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में कैसे हेल्प कर सकता है. एंड सोसाइटी जो है वो अलग पर्सपेक्टिव से देखती है, जैसे कि ये प्रोडक्ट सोशल वैल्यूज़ को फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है, ऐसे. नेक्स्ट, द प्रोडक्ट इंक्लूड बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब प्रोडक्ट जो होता है वो गुड्स यानी गुड्स जो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, दैट मीन्स टैंजिबल गुड्स, मतलब जिनको हम टच कर सकते हैं. एंड सर्विसेज यानी सर्विस जो हम लेते हैं, जैसे टीचर होता है वो सर्विस हमें प्रोवाइड करता है. और जैसे हो गया हम सैलून में जा रहे हैं तो वो भी हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं. एंड नेक्स्ट, a marketer can realize their goals by manufacturing, selling, improving and modifying the product. जो मार्केटर होता है वो अपने गोल्स को ऐसे रियलाइज़ करता है कि वो पहले मैन्युफैक्चरिंग करता है, सेलिंग करता है, इम्प्रूव करता है एंड मॉडिफाई करता है प्रोडक्ट को. तो इससे उसे पता चलता है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है. It includes both tangible and non-tangible features and benefits offered. प्रोडक्ट जो होता है वो टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल फीचर्स को इंक्लूड करता है. टेंजिबल यानी जिसको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं एंड मेज़र कर सकते हैं. और इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, मतलब जैसे आइडियाज़ हो गए, कोई कॉन्सेप्ट हो गया, इन सबको नॉन टेंजिबल फीचर्स कहेंगे. नेक्स्ट,
It is vehicle or medium to offer benefits and satisfaction to consumers. यानी कंज्यूमर्स को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने का ये एक मीडियम है, मतलब प्रोडक्ट के थ्रू हम उन्हें बेनिफिट्स और सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट, द इम्पॉर्टेंट लाइज इन सर्विसेज रिटेंडर्ड बाय द प्रोडक्ट एंड नॉट ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट. पीपल बाय सर्विसेज एंड नॉट द फिजिकल ऑब्जेक्ट. यानी जब भी हम सर्विस लेते हैं तो वो उसकी हम ओनरशिप को ओन नहीं कर सकते हैं. दैट मीन्स हम सैलून में गए तो वो हमको सर्विस दे रहा है, हम उस सैलून की ओनरशिप नहीं ले सकते हैं. मतलब जो सर्विस होता है वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम खरीद सकें. एंड जो प्रोडक्ट होता है वो हमें टोटल ऑफर्स प्रोवाइड करता है, मतलब उसकी मेन क्वालिटीज़ और फीचर्स, मतलब प्रोडक्ट और उसके फीचर्स और उसके साथ में जो सर्विसेज होते हैं ये सब वो हमें प्रोवाइड करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम आर लेते हैं तो वो हमें आर तो देता ही है, साथ में उसके फीचर्स अलग अलग हमें प्रोवाइड करता है और उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज भी हमें प्रोवाइड होती हैं, मतलब ख़रीदने के बाद जो सर्विस करने आते हैं वो सब हमें प्रोवाइड होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट. यानी प्रोडक्ट की क्या इम्पोर्टेंस है. प्रोडक्ट इज़ द फोकल पॉइंट एंड ऑल द मार्केटिंग एक्टिविटीज़ रिवॉल्व अराउंड इट. यानी प्रोडक्ट जो होता है वो एक फोकल पॉइंट है. फोकल पॉइंट मतलब जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन टाइप कह सकते हैं कि सारी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करती हैं. अगर जैसे प्रोडक्ट ही नहीं रहेगा तो फिर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ही नहीं होंगी. मार्केटिंग एक्टिविटीज़ लाइक सेलिंग, परचेजिंग, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स प्रमोशन ऑल आर मीनिंगलेस अनलेस देयर इज़ अ प्रोडक्ट. यानी सेलिंग, परचेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स प्रमोशन ये सब तभी मीनिंगफुल हैं जब एक प्रोडक्ट हो, वरना फिर ये सब मीनिंगलेस हैं. It is the basic tool by which profitability of a firm is measured. यानी प्रोडक्ट जो होता है ये एक बेसिक टूल है जिससे किसी भी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को मेज़र किया जा सकता है कि वो कितने प्रॉफिट में है. सेकेंड, इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्लानिंग. यानी जो प्रोडक्ट होता है ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्लानिंग का. यानी सबसे पहले हमें प्लान करना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट क्या है. No marketing program will commence if product does not exist, because planning for all marketing activities, distribution, price, sales, promotion, advertising, etc. is done on the basis of nature, quality and demand of the product. यानी फिर से वही बात कि मार्केटिंग प्रोग्राम नहीं हो सकता है जब तक एक प्रोडक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि प्लानिंग हम उसी अकॉर्डिंग करेंगे जैसा हमारा प्रोडक्ट होगा, उसी अकॉर्डिंग हम उसका प्राइस डिसाइड करेंगे, उसी अकॉर्डिंग हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग करेंगे. प्रोडक्ट पॉलिसीज़ दस डिसाइड द अदर पॉलिसीज़. यानी प्रोडक्ट की जो पॉलिसीज़ होती हैं वही अदर पॉलिसीज़ को डिसाइड कर सकती हैं. तो इसीलिए प्रोडक्ट का होना इम्पॉर्टेंट है. एंड प्रोडक्ट इज़ एन एंड. The main purpose of all marketing activities is to satisfy the customer. यानी प्रोडक्ट ही एंड भी होता है. जो मेन पर्पस होता है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का वो होता है कि हम कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करें. दस प्रोडक्ट इज़ एन एंड, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर. यानी प्रोडक्ट जो होता है वो एंड कैसे हो सकता है, जैसे वो कस्टमर को हम जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन पूरी करता है. यानी उसको जो चाहिए रहता है उसकी नीड्स और वांट्स को हम सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए प्रोडक्ट इज़ एन एंड. एंड द प्रोड्यूसर देयरफॉर मस्ट इंसिस्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सो दैट इट मे सेटिस्फाई द कस्टमर्स नीड्स. It has been observed that the life of low quality product in the market is limited. यानी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है उसी अकॉर्डिंग कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करता है. यानी जैसे हम कोई प्रोडक्ट लो क्वालिटी का लेते हैं
तो वो ऑब्ज़र्व किया गया है कि लो क्वालिटी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो मार्केट में लिमिटेड होते हैं, क्योंकि लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स उतने ज़्यादा नहीं चल पाते हैं, वो ड्यूरेबल नहीं होते हैं. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोडक्ट लेवल्स. According to Levitt, a product offer can be conceived at 4 levels. यानी जो प्रोडक्ट ऑफर होता है उसको हम 4 लेवल्स पे कंसीव कर सकते हैं. फर्स्ट लेवल है जेनरिक प्रोडक्ट. Sorry, this is not the level. The generic product, expected product, augmented product, and the potential product. Further, it has been explained through a 7-level approach. यानी इसको हम और थॉरली एक्सप्लेन कर सकते हैं 7-level अप्रोच से. तो फर्स्ट लेवल है कोर बेनिफिट, यानी प्रोडक्ट, यानी जो हमें कोर बेनिफिट मिल रहा है. दिस इज़ द बेसिक लेवल दैट रिप्रेजेंट्स द हार्ट ऑफ द प्रोडक्ट विद अ फोकस ऑन द पर्पस फॉर विच द प्रोडक्ट इज़ इंटेंडेड. यानी ये जो होता है वो बेसिक लेवल होता है प्रोडक्ट का, यानी हार्ट ऑफ द प्रोडक्ट. यानी ह्यूमंस के अंदर जो हार्ट होता है, मतलब हार्ट के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, वैसे ही जो प्रोडक्ट होता है उसका जो कोर कंपोनेंट होता है वो उसका हार्ट होता है. विद अ फोकस ऑन द पर्पस फॉर विच द प्रोडक्ट इज इंटेंडेड. यानी वो जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो किस पर्पस के लिए बना रहे हैं, ये पहले डिसाइड करता है कोर बेनिफिट. यानी वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो कौन सी बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अ कार इज परचेज फॉर इट्स कन्वीनियंस, द ईज एट विच वन कैन गो और द स्पीड एट विच वन कैन ट्रैवल अराउंड रिलेटिवली फास्ट. यानी जो हम कार खरीदते हैं वो हम अपने कन्वीनियंस और ईज़ के लिए खरीदते हैं. मतलब हम किस स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं हमें जाना है तो हम जल्दी जा सकते हैं, तो वो हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ख़रीदते हैं. तो जो हमें कोर बेनिफिट इससे मिल रहा है वो है हमारा कन्वीनियंस. एंड नेक्स्ट है जेनेरिक प्रोडक्ट. इट इज़ द अनब्रांड एंड अनडिफरेंशिएटेड कमोडिटी. अनब्रांड pulses, राइस, wheat flour आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ जेनेरिक प्रोडक्ट. यानी जेनेरिक प्रोडक्ट वो होता है, जैसे इसको हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं कह सकते. मतलब इसका ये जो प्रोडक्ट होता है इन पे कोई ब्रांड लेबल नहीं होता है. जैसे कि पल्सेस हो गए, राइस हो गए, वीट हो गया, तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो जेनेरिक प्रोडक्ट हैं. मतलब जैसे हम जेनेरिक प्रोडक्ट्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो पल्सेस और राइस हम खरीद के लाते हैं उन पे कई बार कोई ब्रांड का नाम या कुछ ऐसा नहीं होता है, तो उसको हम जेनेरिक प्रोडक्ट कहते हैं. एंड नेक्स्ट इज ब्रांडेड प्रोडक्ट. ब्रांडेड प्रोडक्ट जेनेरिक प्रोडक्ट का जस्ट अपोजिट है. दैट मीन्स द ब्रांडेड प्रोडक्ट गेट एन आइडेंटिटी थ्रू अ नेम. It belongs to a specific company and the marketer separates this product from the rest. यानी जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अपने नेम के थ्रू ही आइडेंटिटी मिलती है. इट बिलोंग्स टू ए स्पेसिफिक कंपनी एंड द मार्केटर सेपरेट्स दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द रेस्ट. एंड ये जो उसका ब्रांड नेम होता है वो अलग कंपनी से उसको डिफ्रेंशिएट करता है, और ये अपने स्पेसिफिक कंपनी के अंडर ही जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो एक ब्रांड के अंडर ही बनाती है. द डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट. All the branded products are supposed to be differentiated products, but in certain cases where the brand name alone has not earned enough distinctions, the case may be different. Here, the marketer tries to differentiate his product from the clutter created by competitor products by highlighting some of the special attributes, features, qualities his brand is endowed with. The difference could be tangible or psychological. For example, Knorr soups are tasty and healthy soups and can be prepared easily. यानी डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम मानते हैं कि वो अलग अलग प्रोडक्ट्स, मतलब जो प्रोडक्ट होते हैं, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपने अपने प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं. बट कुछ केसेस में ब्रांड नेम अकेले जो है वो इनफ नहीं होता है, इसीलिए ये केस डिफरेंट होता है.
तो इस केस में जो होता है, जो मार्केटर होता है, वो अपने प्रोडक्ट में कुछ न्यू फीचर्स और क्वालिटीज़ अपने ब्रांड को उसे एंडो करता है, मतलब उसमें ऐड करता है। तो उसको वो अपने प्रोडक्ट को अलग बनाता है, तो ताकि उस क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूट्स की वजह से लोग उस प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकें। और ये जो डिफरेंस होता है वो टेंजिबल भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। मतलब कोई फ़ोन हो गया तो उसमें अलग अलग फीचर्स ऐड कर दिए, जैसे अभी तक नॉर्मल फ़ोन्स आ रहे हैं, उसके बाद में जो फोल्डेड वाले फ़ोन्स आने लगे तो वो उसने एक स्पेशल फीचर अपने आप में एक डेवलप किया, तो इसी वजह से वो उसका प्रोडक्ट जो हो गया वो अलग हो गया। ऐसे ही एक साइकोलॉजिकल हम डिफरेंस देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर सूप्स आर टेस्टी एंड हेल्दी सूप्स एंड कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली। तो ये मतलब साइकोलॉजिकल है, मतलब ये हमारे माइंड में ऐसा इमेज बना रहा है कि ये टेस्टी एंड हेल्दी सूप होता है और इसको हम जल्दी से बना सकते हैं, तो इसीलिए ये साइकोलॉजिकल डिफरेंस हो गया। एंड नेक्स्ट इज कस्टमाइज प्रोडक्ट। कस्टमाइज प्रोडक्ट वो होता है व्हेन द प्रोडक्ट इज मॉडिफाइड टू सूट टू द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशंस ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर, ही इज बीइंग ऑफर्ड अ कस्टमाइज प्रोडक्ट। यानी किसी पर्सन को अपने अकॉर्डिंग या अपने रिक्वायरमेंट्स या स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट बनवाता है तो उसको हम कस्टमाइज प्रोडक्ट कहते हैं। पहले जो था ये बहुत लिमिटेड था, बट नाउ कंज्यूमर गुड्स आर कस्टमाइज फॉर द कस्टमर्स एंड ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू ऑर्डर एंड गेट प्रोडक्ट सर्विसेज एज ही डिज़ायर्स एंड नॉट जस्ट चूज फ्रॉम मास। मतलब पहले ये बहुत लिमिटेड था कि हम कस्टमाइज प्रोडक्ट ले सकें, बट अब ये बहुत ईजिली अवेलेबल है हर जगह पे कि हम अपना कस्टमाइज प्रोडक्ट ले सकते हैं, हमें इसे मास में से चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सी कंपनीज इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करती हैं ताकि वो कंपटीशन को बीट कर सकें। जैसे शूज़ एंड गारमेंट्स में हम देखते हैं कोई अपना नेम लिखवाता है या वगैरह वगैरह, तो इसको हम कहते हैं कस्टमाइज प्रोडक्ट। एंड नेक्स्ट इज़ ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट वो होते हैं जो वॉलेंटरी इम्प्रूवमेंट्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को इन्हेंस करते हैं, मतलब वो उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, बट ये जो बेनिफिट्स वो ऐड करते हैं या क्वालिटीज़ वो ऐड करते हैं वो कस्टमर सजेस्ट नहीं करता है और ना ही एक्सपेक्ट करता है। मतलब ये खुद से जो क्वालिटीज़ उसमें ऐड करते हैं, इसी को कहते हैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स। द मैन्युफैक्चरर एड्स द फीचर्स बेनिफिट्स ऑन हिज ओन, मतलब वो खुद से ही ये सब फीचर्स ऐड करता है। द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स are identified through market research surveys and the insights thus obtained are used to add new features functions to the product। और जो कस्टमर्स की नीड्स होती है उसको हम मार्केट रिसर्च सर्वेज, मतलब जो सर्वेज आते हैं, मतलब कुछ एड्स आते हैं उसमें जो हमसे हमारा ओपिनियन मांगा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी सर्वेज के अकॉर्डिंग ये लोग जो कस्टमर की नीड्स होती है उन्हीं के अकॉर्डिंग ये इस फीचर्स को ऐड करते हैं। एंड नेक्स्ट इज पोटेंशियल प्रोडक्ट। द पोटेंशियल प्रोडक्ट इज अ फ्यूचर प्रोडक्ट inclusive of the advancement and refinement that is possible under the existing technology economic competition conditions prevailing in that category. Potential product is only limited by economic and technological resources a firm can spare. Nevertheless, today's potential product can be tomorrow's real product। मतलब ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो फ्यूचर प्रोडक्ट होते हैं, मतलब ये कुछ अभी की जो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती हैं इन सब का यूज़ करके वो ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे कि वो फ्यूचर में यूज़ आएँ। जैसे अभी जो रोबोट्स वगैरह, पहले से ये रोबोट्स वगैरह बनते आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सब हमारे फ्यूचर यूज़ के लिए बनाए जा रहे हैं। तो नेवरथलेस टुडेज पोटेंशियल प्रोडक्ट कैन बी टुमारोज रियल प्रोडक्ट, मतलब अभी जो हम ये पोटेंशियल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो कल के हमारे रियल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी का फॉलो, मतलब इस स्ट्रैटेजी को ये लोग यूज़ करते हैं ताकि ये न्यू कस्टमर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक इज़
फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्ट मिक्स, यानी प्रोडक्ट को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट, मार्केट डिमांड। मार्केट की जो डिमांड होती है उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया जाता है। द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमाइंस वेदर द प्रोडक्ट शुड बी manufactured or its production discontinued. New products are introduced in the market after the need of the product is identified. मतलब मार्केट की डिमांड देखी जाती है कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड है, उसी अकॉर्डिंग ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं या डिसाइड करते हैं कि इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर को डिसकंटिन्यू करना चाहिए। और न्यू प्रोडक्ट्स इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं मार्केट में जब वो उनकी प्रोडक्ट की जो नीड होते हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मतलब जैसे हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए ये वो सर्वे कराते हैं और उस सर्वे के अकॉर्डिंग ये न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं मार्केट में। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। द कंपनी कैन डेवलप प्रोडक्ट विच आर लो इन कॉस्ट एंड प्रोड्यूस दोज प्रोडक्ट्स। Nirma washing powder, a low price product, was launched to counter Surf which has priced high. मतलब जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है, मतलब ये कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो लो रखती है ताकि वो बीट कर सके कंपटीशन। मतलब जो हाई प्राइस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अगर ये भी अगर प्रोडक्ट बनाएंगे वो भी हाई प्राइस का होगा, तो फिर जिस ब्रांड की बहुत अच्छी इमेज है लोग उसको ही खरीदेंगे, इस प्रोडक्ट को उतना नहीं खरीदेंगे। तो इसीलिए ये कंपटीशन बीट करने के लिए अपनी जो प्राइस होती है वो बहुत कम रखते हैं। जैसे कि निरमा वॉशिंग पाउडर हो गया, वो अपनी बहुत ही लो प्राइस पे वो बिकता है ताकि वो सर्फ एक्सेल वगैरह की जो हाई प्राइस है वो उसको बीट कर सके। एंड नेक्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। The company can add more items on its product line in the case the production of the new product is to be made on a large scale. Quantity of production मतलब हम जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है उनको बढ़ाने के लिए हम अपनी कंपनी में और से प्रोडक्ट ऐड करते हैं, अपनी प्रोडक्ट लाइन में और प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। मतलब एक ही कंपनी बहुत सी चीज़ें बनाती है। जैसे एलजी का एग्जांपल लेते हैं तो वो एलजी फ्रिज भी बनाती है, एलजी टीवी भी बनाती है। तो ऐसे ही वो अपनी प्रोडक्शन क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए वो जो है अपने प्रोडक्ट लाइन में और प्रोडक्ट्स को ऐड करती है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। An organization does not incur any additional efforts to advertise or distribute when the company adds one or more products to its product line. यानी जो ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपने प्रोडक्ट लाइन में न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं वो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग में एडिशनल एफर्ट्स नहीं लगाती हैं, क्योंकि उस कंपनी का जो नेम होता है वो पहले से बन रखा होता है। जैसे एलजी जो है उसका अगर जैसे आई डोंट नो पहले फ्रिज आया था या टीवी आया था, तो मतलब उस अकॉर्डिंग अगर फ्रिज उसका पहले आया था तो उसने मार्केट में अपनी कंपनी का नाम बना लिया, उसके बाद में उसने टीवी भी लॉन्च कर दिया, तो उसे बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ रेसिडुअल्स। इन केस द बाई प्रोडक्ट्स कैन बी डेवलप्ड और यूटिलाइज्ड, अ कंपनी शुड प्रोड्यूस सच प्रोडक्ट्स। शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कैन ऑल्सो यूज़ मोलासेस। मतलब बहुत सी कंपनीज जो होती हैं वो जो बाई प्रोडक्ट्स उसमें जो बचते हैं उनको यूटिलाइज करके कुछ और प्रोडक्ट्स बनाती हैं। मतलब जैसे शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जो मोलासेस बचते हैं शुगर निकालने के बाद, मतलब जो गन्ने होते हैं उसमें से जो शुगर बनाते हैं वो लोग उसके गन्ने के रस से बनाते हैं, तो रस निकालने के बाद जो मोलासेस बचते हैं, मतलब जो रस निकालने के बाद जो बचा कुचा गन्ना होता है उसके वो लोग मोलासेस बनाते हैं और उससे वाइन वगैरह ये सब बनाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर्स एक्शन। इन ऑर्डर टू मीट द कॉम्पिटिशन अ फर्म में डिसाइड टू इंक्लूड और एलिमिनेट अ प्रोडक्ट। मतलब जो कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग, मतलब वो कंपटीशन को बीट करने के लिए
वो डिसाइड करते हैं कि हमें उस प्रोडक्ट को इंक्लूड करना चाहिए या हटा देना चाहिए। मतलब अगर कोई किसी कॉम्पिटिटर का वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक रहा है, इनका नहीं बिक रहा है, तो वो उस प्रोडक्ट को एलिमिनेट करके कोई और प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। तो इसको कहते हैं कॉम्पिटिटर्स एक्शन। मतलब कॉम्पिटिटर कैसे चल रहा है उसी अकॉर्डिंग फर्म चलेगा। Next is full utilization of marketing capacity. The company can start to produce another product to utilize the capacity completely if the existing marketing resources are not being utilized. यानी जो कंपनी होती है वो अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च करने लगती है ताकि वो अपनी कैपेसिटी को कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर सके। मतलब जैसे उसका एक प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो वो अनदर प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा। Goodwill of the company. When the company has good reputation in the market, new product can be launched without much difficulty. यानी जो कंपनी की गुडविल होती है, यानी कंपनी अगर अपनी मार्केट में बहुत अच्छी इमेज बना के चल रहा है तो वो कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो उसे बिना डिफ़िकल्टी के उस प्रोडक्ट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज सम प्रोडक्ट टर्म्स एंड प्रोडक्ट डिसीजंस। तो फर्स्ट है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स इज द लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द कंपनी। यानी प्रोडक्ट मिक्स हम उनको कह सकते हैं जैसे एक कंपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है उसको हम कह सकते हैं प्रोडक्ट मिक्स। इट इज़ डिफाइंड एज द कंपोजिट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर फॉर सेल बाय द फर्म और बिजनेस। यानी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि वो सेल कर रहा है उसको हम कह सकते हैं प्रोडक्ट मिक्स। द प्रोडक्ट मिक्स इज 3 डायमेंशनल और ये 3 डायमेंशनल होता है। पहला होता है ब्रेथ, देन डेप्थ, देन कंसिस्टेंसी। ब्रेथ इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ सिंगल मैन्युफैक्चरर। यानी ब्रेथ को हम मेज़र तब कर सकते हैं जैसे उस सिंगल मैन्युफैक्चरर ने कितने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया है। फॉर एग्जांपल LG produces a variety of electrical gadgets such as television sets, washing machines, refrigerator, etc. फिर से वही एग्जांपल कि LG जो है वो बहुत सारे वैरायटी के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे टेलीविज़न हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गए और भी प्रोडक्ट्स होते हैं। एंड नेक्स्ट इज डेप्थ। Depth refers to the assortments of sizes, colors and models offered within each product line. Example, LG manufactures different variety or models of refrigerators and washing machines etc. यानी डेप्थ जो होता है, जैसे ब्रेथ हो गया कि कितने टाइप के प्रोडक्ट थे, मतलब कितने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स थे। डेप्थ हो गया कि उसके हम अब डेप्थ में जा रहे हैं। यानी अगर हम टेलीविज़न को ले लिए या रेफ्रिजरेटर को ले लिए तो उस रेफ्रिजरेटर में कितने तरीके के वैराइटीज़ हैं, कितने तरीके के मॉडल्स हैं, उसको हम कहते हैं डेप्थ। एंड नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी refers to the close relationship of various product line or their end use to production requirement or to distribution channels. Example, LG produces those goods which fall under the category of electrical appliances. यानी consistency, यानी वो उस प्रोडक्ट लाइन में किस टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है और उसका एंड यूज़ क्या है। मतलब जैसे LG जो हो गया वो किस चीज़ के लिए अच्छा माना जाता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए अच्छा माना जाता है। तो इसीलिए जो होता है उसे अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए। मतलब वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए जाना जा रहा है तो उसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ही बनाना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट पोजीशनिंग। It refers to the manner in which a product is offered to a particular customer of a particular segment for the aim to meet the consumer's needs. Example, WagonR is positioned as a compact car for the smart urban. MTR's ready-to-eat foods positioned as a convenient and ready-to-eat foods. Coca-Cola's brand globally is positioned as taste the feeling. मतलब प्रोडक्ट पोजीशनिंग वो होता है कि ये किस मैनर में उस प्रोडक्ट को ऑफ़र किया जा रहा है पर्टिकुलर कस्टमर जो होते हैं वो पर्टिकुलर सेगमेंट के, ताकि वो उन कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करे। जैसे वैगनआर होता है वो ऐसे पोजीशन किया गया है कि वो एक कॉम्पैक्ट कार है जो कि स्मार्ट अर्बन लोग उसको बाय करते हैं।
Then MTRs, ready to eat food, positioned as a convenient and a ready to eat foods. मतलब MTRs, रेडी टू ईट फूड्स को पोजीशन किया गया कि वो बहुत कन्वीनियंट होते हैं और रेडी होते हैं, मतलब खाने लायक होते हैं. देन कोका कोलाज ब्रांड ग्लोबली इज पोजीशन एज टेस्ट द फीलिंग. मतलब कोका कोला की जो ब्रांड है उसको ऐसे पोजीशन किया गया है कि लोग उसके टेस्ट से उसको जानते हैं. वैसे ही वैगनर को उसके कॉम्पैक्ट कार के तरीके से उसको जानते हैं, और MTRs फूड जो होता है उसको हम रेडी टू ईट फूड्स की तरह जानते हैं और कन्वीनियंट मानते हैं. The next is product repositioning. It refers to the manner in which a marketer changes the whole product in order to satisfy a particular segment or customer. Mostly, repositioning is done when a product is changed physically. यानी प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग मतलब प्रोडक्ट को कस्टमर्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना, मतलब उस प्रोडक्ट को पूरी तरीके से चेंज कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग. और मोस्टली ये जो रीपोजिशनिंग होती है इसको फिजिकली चेंज किया जाता है. And the next topic is product differentiation. Product differentiation is the modification of the product to make it more attractive to the target market. यानी product differentiation हम अपने product को modify करने के लिए और attractive बनाने के लिए use करते हैं. This involves differentiating it from competitors. मतलब competitors के product से अपने product को differentiate करने के लिए और अपने product offerings को बताने के लिए. 3 things that continuously change in product differentiation are product quality, product design and product support services. यानी 3 तरीके से हम प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन. प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन refers to the product's expansion either in the depth or in width. यानी प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना refers to the product expansion. मतलब प्रोडक्ट का एक्सपेंशन करें, मतलब जैसे एक प्रोडक्ट है उसके अलग अलग मॉडल्स हम बनाएं. डेप्थ ऑफ द प्रोडक्ट लाइन इम्प्लाइज द असॉर्टमेंट ऑफ कलर, साइज, डिज़ाइन, क्वालिटी, स्टेबिलिटी एक्सेट्रा. यानी वही डेप्थ ऑफ द प्रोडक्ट लाइन वो होता है जैसे हम उसको अलग अलग कलर्स, साइज और डिज़ाइन, क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम उसको डिफ्रेंशिएट करें. It refers to adding a new product to the existing product line or mix. यानी जो अभी existing product है उसमें कुछ नए नए features add करके हम उसको new product बनाएं. Example, Godrej company used to manufacture cupboards, locks, safes, refrigerator, etc. on a large scale, but now has diversified into cosmetics, soaps, etc. यानी पहले गोदरेज जो था वो केवल लॉक, सेफ्स, रेफ्रिजरेटर्स, कबर्ड्स ये सब बनाता था बहुत लार्ज स्केल पे, बट उसने और डाइवर्सिफाई कर दिया है अपने प्रोडक्ट्स को. वो जो है कॉस्मेटिक्स के भी प्रोडक्ट्स बनाने लगा, सोप्स के भी प्रोडक्ट्स बनाने लगा. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन. Product modification may be defined as a deliberate alteration in the physical attributes of a product or its packaging. प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं जैसे उसके फिज़िकल चेंजेस जो करते हैं हम, जैसे उसके पैकेजिंग में कुछ चेंज कर दिया, या ऊपर से कोई कवरिंग उसकी चेंज कर दी, या उसका नेम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, तो ये सब फिज़िकल चेंजेस में आते हैं. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आर मॉडिफाइड टू सूट द चेंजिंग डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस. यानी जैसे मॉडर्न वर्ल्ड में प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, वैसे ही ये प्रोसेस है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया जाता है कि चेंजिंग डिमांड, यानी चेंज होते डिमांड के अकॉर्डिंग हम उस प्रोडक्ट को मॉडिफाई करते जाते हैं. एग्जाम्पल, टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स आर ब्रिंगिंग आउट सर्टेन मॉडिफिकेशंस इन ऑर्डर टू सूट द चेंजिंग डिमांड. यानी जो टेलीविज़न के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अपने टेलीविज़न में कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशंस करते हैं ताकि वो लोगों की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट को बना सकें. मतलब जैसे पहले जो टेलीविज़न्स आते थे वो नॉर्मल टेलीविज़न्स होते थे, अब आ गए स्मार्ट टीवी आ गया है. मतलब
ये टाइम के साथ साथ अपने प्रोडक्ट को डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं. Next is product standardization. Standardization implies a limitation of a number of varieties. यानी स्टैंडर्डाइज्ड करना किसी प्रोडक्ट को, मतलब उसकी वेराइटीज़ बहुत लिमिटेड रखना, और द नंबर ऑफ यूनिफॉर्म क्वालिटीज़ दैट कैन बी मैन्युफैक्चर सो एज टू रिड्यूस द अननेसेसरी वेराइटीज़. मतलब अननेसेसरी वेराइटीज़ को हटा देना, एलिमिनेट कर देना, उसको कहते हैं प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन. जैसे रेडीमेड टी शर्ट्स, ट्राउज़र्स, मतलब जो क्लोथ्स आते हैं वो एक स्टैंडर्डाइज्ड साइज़ में आते हैं. अगर अननेसेसरी वेराइटीज़ मतलब अननेसेसरी साइजेस उसमें गिवन रहेंगे तो लोग अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट एलिमिनेशन. Product which cannot be improved or modified to suit the market needs need to be replaced by other profit generating product. This process of withdrawal is known as product elimination. यानी इसमें जो होता है, जो प्रोडक्ट जिसको इम्प्रूव और मॉडिफाई करने के बाद भी वो मार्केट में ना चल पाए तो उसको हमें रिप्लेस कर देना पड़ता है. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोडक्ट एलिमिनेशन. फॉर एग्जाम्पल, Maruti 800 was replaced in the market for other cars manufactured by Maruti Suzuki. यानी मारुति 800 जो कार आती थी उसको मारुति सुजुकी के जगह पे मतलब मारुति सुजुकी को मारुति 800 की जगह पे अब ले आए हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट को और अच्छे से मार्केट में सेल कर सकें. And that's all for this video. Thanks for watching. If you found this video helpful, then do like, share and subscribe.